आज हम जीवाश्मीय पादप कैलामाइटिस के बारे में पढ़ेंगे। कैलामाइटिस जो है यह एक जीवाश्मीय टेरिडोफाइट है जो कि कैलामाइटेसी कुल का मेंबर है, कुल का सदस्य है, जिसका तना जो है मेन पादप शरीर जो होता है वह वृक्ष के समान होता है। पादप शरीर जो है वह स्पोरोफाइट होता है और इसके जो शंकु में स्टेराइल ब्रैक्ट्स या बंध्य सहपत्र और बीजाणुधानीधर एकांतर क्रम में एकांतर चक्र में ऑल्टरनेट वर्ल्ड्स में पाए जाते हैं। कैलामाइटिस जो है जीवाश्मीय पादप कैलामाइटिस का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रमुख सदस्य है। इनका उद्भव, इनका ओरिजिन पॉसिबली संभवतः डिवोनियन पीरियड में हुआ एवं कार्बोनिफेरस पीरियड में ये पृथ्वी पर मेन प्रमुख वनस्पति के रूप में पाए जाते थे। ट्रायसिक युग के पूर्वार्ध में ये पादप पृथ्वी के मानचित्र से विलुप्त हो गए। इसका जो कैलामाइटिस के जो अलग अलग भाग हैं, पादप शरीर के अलग अलग भाग जो हैं उनको अलग अलग फॉर्म जेनरा के नाम से जाना जाता है, इनका वर्णन मिलता है और इनके फ्रैगमेंट्स जो हैं, इसके जो कैलामाइटिस के अलग अलग भाग के जो फ्रैगमेंट्स हैं वो उनका वर्णन अलग अलग कूटवंशों के अंतर्गत किया है। जैसे जड़ को कूटवंश एस्ट्रोमाइलॉन के नाम से जाना जाता है, तना कैलामाइटिस के नाम से जाना जाता है, इसके पर्ण जो है वह दो कूटवंशों के अंतर्गत इनका वर्णन मिलता है। दो टाइप के पर्ण थे, दो फॉर्म जेनरा, एनुलेरिया और एस्टेरोफिलाइटिस। इसी तरह से इसके फलद काय यानी कि इसके स्ट्रोबिलाई अलग अलग नाम से, अलग अलग फॉर्म जेनरा के नाम से पेलियोस्टेकिया, कैलामोस्टेकिया, सिंगुलेरिया, माजोस्टेकिया, मेटाकैलामोस्टेकिया इत्यादि के नाम से जाने जाते हैं। जो कैलामाइटिस नाम जो है वह शुरुआत में पित्तकास्ट, तने के पित्तकास्ट या शाखाओं के पित्तकास्ट को कैलामाइटिस नाम दिया गया। ये जो पादप है कैलामाइटिस का पादप विशालकाय, इसका शरीर बीजाणुद्भिद और इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग सुकाओ ने किया 1784 में। कैलामाइटिस का मेन पादप शरीर जो है वह बीजाणुद्भिद या स्पोरोफाइट होता था, जो लगभग 20 से 30 मीटर तक की ऊंचाई का होता था। इसमें पादप के तना जो है उसके निचला हिस्सा जमीन के सतह के नीचे क्षैतिज रूप से वृद्धि करने वाला भूमिगत प्रकंद अंडरग्राउंड राइजोम पाया जाता था। और यह प्रकंद जो है यह पर्व एवं पर्व संधियों में विभक्त था। कैलामाइटिस का जो राइजोम है इसके
पर्व संधि पर, नोड्स पर अपस्थानिक जड़ें, एडवेंटिशियस रूट्स गुच्छों में पाई जाती थी और प्रकंद के, राइजोम के जहाँ पर्व संधियाँ हैं वहाँ से ऊपर की ओर, ज़मीन के ऊपर की ओर वायवीय शाखाएं उत्पन्न होती थी और प्रत्येक पर्व संधि पर अपस्थानिक कलिकाओं का एक चक्र पाया जाता था। जहाँ से प्रकंद के पर्व संधि से वायवीय शाखाएं ज़मीन के ऊपर वृद्धि करती थी। इन वायवीय शाखाओं के मुख्य अक्ष में से पार्श्व शाखाएं, लेटरल ब्रांचेस निकलती थी। वायवीय शाखाएं भी पर्व और पर्व संधियों में विभक्त थी, नोड और इंटरनोड में विभक्त थी। इंटरनोड पर उभार और गर्त पाए जाते थे। इंटरनोड जो है रिब्ड था, यानी कि इस पे रिजेस एंड ग्रूव्स पाए जाते थे। इनमें उभार और गर्त पाए जाते थे। एस्ट्रोमाइलॉन जो है इसका रूट कहलाता है कूटवंश एस्ट्रोमाइलॉन। रूट को कूटवंश एस्ट्रोमाइलॉन के नाम से जाना जाता है, जिसके जीवाश्म पेट्रिफाइड फॉर्म में पाए गए। जड़ें जो हैं, मूल जो है वह अपस्थानिक जड़ें थी और राइजोम के, प्रकंद के नोड्स पर बनते थे। रूट्स में, मूल जड़ों में पर्व एवं पर्व संधियां अनुपस्थित होती थी और ये जड़ें जो हैं अपस्थानिक जड़ें होती थी। तना जो है, वायवीय शाखाएं जो हैं, वायवीय हिस्सा जो है वह भिन्न भिन्न प्रकार से शाखन दर्शाता था। शाखन के आधार पर इसमें एक मध्य एक्सिस, सेंट्रल एक्सिस पाया जाता था वायवीय शाखाओं में, जिसमें से पार्श्व शाखाएं, ब्रांचेस निकलती थी। मुख्य अक्ष जो है वह प्रकंद पर पाए जाने वाली कलिकाओं से नोड्स पर, प्रकंद के नोड्स पर, पर्व संधि पर पाए जाने वाली कलिकाओं से बनता था। इन वायवीय शाखाओं एरियल शूट्स में पर्व व पर्व संधि पाई जाती थी। ये जो पर्व व या पर्व संधियां हैं वह एक लाइन में पाई जा सकती थी या एक पर्व के उभार और गर्त ऊपर वाले पर्व के उभार और गर्त से ऑल्टरनेटिंग हो सकते थे या एकांतर क्रम में हो सकते थे। कैलामाइटस का प्लांट्स जो है यह, इसमें बहुत सारी विभिन्नताएं प्रदर्शित करता है। शाखन के आधार पर इसमें शाखाएं भी अलग अलग प्रकार की हैं। शाखन के आधार पर भी इसमें अलग अलग, कैलामाइटस को अलग अलग उपवंश या अलग अलग सब जेनरा में डिवाइड किया। शाखन के आधार पर कैलामाइटस को 3 सब जेनरा में डिवाइड किया गया है, जिसमें पहला यूकैलामाइटस। यूकैलामाइटस की पहचान है, इसमें जो मुख्य अक्ष है
उसमें से उस पे नोड और इंटरनोड, और हर नोड पर शाखाएं उपस्थित। ये हर नोड पे शाखाएं निकल रही हैं, हर नोड से शाखाएं निकल रही, और निचले स्तर से ही शाखाएं। और ये जो शाखाएं हैं वे जोड़ों में पाई जाती हैं, यानी कि पेयर। हर नोड पे एक पेयर शाखा की निकलती है जो आगे जाके और विभाजित हो जाती है। तो जिससे इतने अधिक शाखन की वजह से यह एक श्रब की तरह, एक झाड़ी नुमा वृक्ष की आकृति प्राप्त कर लेता है। दूसरा उपवंश, दूसरा सबजेनरा कैलेमाइटिना। इसकी पादप संरचना में एक सुस्पष्ट और मजबूत स्तंभ पाया जाता था जो पर्व और पर्व संधियों में विभेदित होता था। इसमें ये पर्व और पर्व संधियाँ, ये पर्व संधियों से शाखाएं निकल रही हैं। इसके प्रत्येक पर्व संधि पर छोटी छोटी शाखाएं उत्पन्न होती थी जो कि एक चक्र में पाई जाती थी, और फिर इन शाखाओं की इनको द्वितीयक शाखाएं कहते थे, और पत्तियों के चक्र इन द्वितीयक शाखाओं पर पाए जाते थे। तो यहाँ पे हर नोड पे बहुत सारी शाखाएं, और बीच में कुछ एकाध नोड्स पे शाखाएं अनुपस्थित थी। तीसरा रूपवंश है कैलेमाइटिस का, स्टाइलोकैलेमाइटिस। इसमें शाखाएं नहीं के बराबर या केवल निचली ओर कुछ शाखाएं पाई जाती थी। आधारीय भाग यानी कि मुख्य स्तंभ का आधारीय भाग या प्रकंद के ठीक ऊपर इसमें से शाखाएं निकलती थी, और इन शाखाओं की संख्या कम होती थी, और इन शाखाओं पे और शाखाएं नहीं उत्पन्न होती थी। इन शाखाओं के शीर्ष पर पत्तियों के चक्र पाए जाते थे। ये पत्तियां हैं, पत्तियों के चक्र पाए जाते थे, जो कि ये पत्तियां जो हैं बहुत छोटी होती थी। कैलेमाइटिस का प्लांट जो है, इसमें पर्ण जो होते थे वह नोड पे चक्र में पाए जाते थे, और हर वर्ल में, हर चक्र में लगभग 40 से 60 पर्ण पाए जाते थे जो आधार से मुक्त होते थे या संयुक्त हो सकते थे। हर पर्ण में एक मध्य शिरा पाई जाती थी। कैलेमाइटिस के पर्णों को दो रूपवंशों में, दो कूटवंशों में वर्णन किया गया है, एन्युलेरिया और एस्टेरोफिलाइटिस। एन्युलेरिया और एस्टेरोफिलाइटिस। एन्युलेरिया उनके या एस्ट्रोफिलाइटिस में जो इसका वर्णन मिला है वो उनके आकार के आधार पर, शेप के आधार पर किया गया है। एन्युलेरिया जो है, इसके पर्ण लंबे लंबे होते थे और स्पैथुलेट या डेल्टॉइड होते थे, चमचाकार होते थे। ये इसमें एक साथ चक्र में बहुत सारे पर्ण लंबे और चम्मच के आकार के। जबकि
एस्टेरोफिलाइटिस जो हैं इसके पर्ण और ये जो एनुलेरिया के पर्ण जो है इसका आधार जो होता है, इन पर्णों का आधार नीचे से संयुक्त जुड़ा हुआ। एस्टेरोफिलाइटिस के पर्ण जो हैं ये छोटे होते थे और ये भी चक्र में पाए जाते थे। और ये जो पर्ण हैं एस्टेरोफिलाइटिस के, ये लीनियर हुआ करते थे, रेखीय हुआ करते थे। इसका अगर हम पर्ण की आंतरिक संरचना अगर हम देखें तो इन दोनों पर्णों में, इन दोनों प्रकार के पर्ण की आंतरिक संरचना अगर हम देखें तो टीएस में, ट्रांसवर्स सेक्शन में, अनुप्रस्थ काट में इसका जो आउटलाइन है, इसकी जो बाह्य रूपरेखा है वह ट्रायंगुलर, अर्धवृत्ताकार या त्रिकोणात्मक होता था। पर्ण के सबसे बाहर की परत, पर्ण के सबसे बाहर बाह्य त्वचा या अधिचर्म, जो कि एक परत की बाह्य त्वचा, ये बाह्य त्वचा है सबसे बाहर बाह्य त्वचा या एपिडर्मिस, एक लेयर की, एक स्तर की, जिस पर स्टोमेटा पाए जाते थे, रंध्र पाए जाते थे। बाह्य त्वचा और केंद्र के संवहन पुल, ये केंद्र में संवहन पुल है, इसके मध्य पर्ण मध्योतक या मीजोफिल पाया जाता था। ये जो है पर्ण मध्योतक या मीजोफिल, इसमें इसकी कोशिकाएं जो हैं, पर्ण मध्योतक की कोशिकाएं दीर्घित, लंबी एवं प्रक्षेपित कोशिकाएं, रेडिएटिंग सेल्स हुआ करती थी। केंद्र में संवहन पुल को घेरे हुए अंतःत्वचा या बंडल शीथ, पुल आच्छाद पाया जाता है, जो संवहन पुल को पूरी ओर से, चारों ओर से घेरे हुए रहता है। पर्ण मध्योतक प्रकाश संश्लेषण का कार्य करता है। इन पर्ण मध्योतक के नीचे यह पुल आच्छाद पाया जाता है या एंडोडर्मिस या पुल आच्छाद पाया जाता है, जिसमें, जिनकी कोशिकाओं में स्टार्च कणिकाएं पाई जाती थी। केंद्र में जो संवहन पुल है उसमें जाइलम केंद्र में, जाइलम केंद्र में, और इसको घेरे हुए फ्लोएम पाया जाता था। ये स्लाइड तने की आंतरिक संरचना, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ स्टेम, टीएस ऑफ स्टेम दर्शा रहा है। इसमें अगर हम देखें तो सबसे बाहर तने में कॉर्टेक्स पाया जाता है और कॉर्टेक्स के अंदर वाला हिस्सा संवहन पुल या जाइलम फ्लोएम। कॉर्टेक्स की कोशिकाएं जो हैं संवहन पुल, कॉर्टेक्स की कोशिकाएं जो है संवहन पुल के बाहर पाई जाती हैं और इसकी कोशिकाएं पैरेन्काइमी उत्तक, पैरेन्काइमेटस सेल से बनी हुई थी। परिपक्व तने में कॉर्टेक्स के स्थान पर परिपक्व पाया जाता है या पेरिडर्म पाया जाता है, जो जिसका निर्माण कॉर्क कैम्बियम की कोशिकाओं द्वारा होता है। कॉर्टेक्स या पेरिडर्म के अंदर स्टीलर, रंभ का हिस्सा, युवा तने में पित्त के चारों ओर, ये पित्त है, मज्जा है, पित्त के चारों ओर
12 या इससे अधिक कॉन्जॉइंट, कोलेटरल और एंडार्ड सबवास्कुलर बंडल्स यानी कि संयुक्त, संपार्श्विक और अंतः आदि दारुक संवहन बंडलों का वलय पाया जाता है। ये जो संवहन पूल हैं तने में, यह इस चित्र में हम देख रहे हैं कि संवहन पूल में द्वितीयक वृद्धि हो चुकी है। यह परिपक्व तने का टीएस है, जिसमें ये वाला हिस्सा जो है यह द्वितीयक जाइलम है। यह काफ़ी अधिक मात्रा में, काफ़ी अधिक थिकनेस में सेकेंडरी जाइलम पाया जाता है। परिपक्व तने के मध्य भाग में मज्जा कोशिकाओं के विघटन के वजह से पर्व क्षेत्र में एक केंद्रीय गुहिका, सेंट्रल कैविटी का निर्माण होता है और इस गुहिका के चारों ओर ये संवहन पूल प्रेजेंट होते हैं, उपस्थित होते हैं। प्राथमिक जाइलम में प्रोटोजाइलम के नष्ट होने से कराइनल कैनाल का निर्माण होता है। ये प्रोटोजाइलम मेन, ये जो प्राथमिक जाइलम है, मेन जाइलम जो है, इसमें प्रोटोजाइलम जो है, ये प्रोटोजाइलम विघटित होकर कराइनल कैनाल बनाता है। इसके चारों ओर ये वाला हिस्सा मेटाजाइलम का हिस्सा है और ऊपर की ओर ये द्वितीयक जाइलम। पित्त जो है, मज्जा जो है, वह पर्व संधि वाले क्षेत्र में ठोस पाया जाता है, कोशिकीय पाया जाता है। मज्जा वाले क्षेत्र में पित्त जो है कोशिकीय होता है, जबकि पर्व संधि वाले क्षेत्र में पित्त जो है वह वहाँ पे गुहिका पाई जाती है। ये जो ठोस पित्त है, ठोस मज्जा है, इसे डायफ्राम कहते हैं। मेटाजाइलम की वाहनिकाओं में स्केलरिफॉर्म और पिटेड स्थूलन पाया जाता है, सोपानवत एवं गर्तीय स्थूलन पाया जाता है। मेटाजाइलम और सेकेंडरी जाइलम के बीच में चौड़ी मज्जा रश्मियाँ, मेडुलरी रेज पाई जाती हैं। कैलेमाइटिस के तने की द्वितीयक काष्ठ में, सेकेंडरी वुड में, सेकेंडरी जाइलम में एनुअल रिंग्स अनुपस्थित पाए गए, वार्षिक वलय अनुपस्थित पाए गए। द्वितीयक वृद्धि के कारण वल्कूट के बाहर परिपक्व तने में पेरिडर्म का निर्माण होता था। सेकेंडरी जाइलम में, द्वितीयक जाइलम में स्केलरिफॉर्म और बॉर्डर्ड पिट्स पाए गए और सेकेंडरी जाइलम जो है, द्वितीयक जाइलम, बहुत अधिक विकसित था। कैलेमाइटिस के फ्रक्टिफिकेशंस, कैलेमाइटिस के जो फलद काय हैं वह अलग अलग कूटवंशों से जाने जाते हैं, जिसमें पहला कैलेमोस्टेकिया, दूसरा पेलियोस्टेकिया और तीसरा सिंगुलेरिया, चौथा मेटाकेलेमोस्टेकिया और पांचवा माइजोस्टेकिया के नाम से जाना जाता है। कैलेमोस्टेकिया जो फ्रक्टिफिकेशन है, कैलेमोस्टेकिया के शंकुओं में ये स्टेराइल ब्रैक्ट्स हैं, जिनकी संख्या 12 होती है।
कैलेमोस्टेकिया जो कोन है 3 से 4 सेंटीमीटर लंबा और लगभग 7.5 मिलीमीटर व्यास में होता था। इसमें एकांतर क्रम में स्टेराइल ब्रैक्ट, ये है बंध्य ब्रैक्ट्स, और ये हैं उर्वर फर्टाइल स्पोरेंजियोफोर्स या बीजाणुधानीधर पाए जाते थे। स्टेराइल ब्रैक्ट्स की संख्या, इनकी संख्या जो एक चक्र में पाए जाते थे, इनकी संख्या 12 थी, जबकि बीजाणुधानीधर, ये बीजाणुधानीधर है, इनकी संख्या 6। बीजाणुधानीधर मुख्य कोन एक्सिस पर, मुख्य शंकु के अक्ष पर 90 डिग्री के एंगल पर लगे हुए थे। इस तरह से 90 डिग्री के एंगल पे, राइट एंगल पे लगे हुए थे। और यह 2 स्टेराइल ब्रैक्ट्स के बीच में, मध्य में, ये ऊपर का वर्ल है, ये ऊपर का स्टेराइल ब्रैक्ट का चक्र है, ये नीचे के स्टेराइल ब्रैक्ट का चक्र है। इन दोनों के मध्य में ये बीजाणुधानीधर पाए जाते थे। इन बीजाणुधानीधर का ऊपरी हिस्सा, बीजाणुधानीधर का ऊपरी हिस्सा छतरी के समान पाया जाता था, पेल्टेड डिस्क के पाए में पाया जाता था, और छतरी नुमा इन संरचनाओं के नीचे बीजाणुधानियाँ लटकती थी। इन पेल्टेड डिस्क के नीचे लगभग 4 बीजाणुधानियाँ, 4 स्पोरेंजिया, निचली सतह से लटकते हुए थे। कैलेमोस्टेकिया की ज़्यादातर जातियाँ विषम बीजाणु हेट्रोस्पोरस हुआ करती थी, जैसे कैलेमोस्टेकिया काशियाना, कैलेमोस्टेकिया अमेरिकाना, ये विषम बीजाणु हुआ करती थी, जिसमें एक भाग पे मेगास्पोरेंजिया और दूसरे पे माइक्रोस्पोरेंजिया। लेकिन कैलेमोस्टेकिया के कुछ कोन्स जो होते हैं वह समबीजाणु भी पाए गए। दूसरा जो कूटवंश है फलदकाय का, फ्रक्टिफिकेशन का, कोन का, वह है पेलियोस्टेकिया। पेलियोस्टेकिया जो है यह कैलेमोस्टेकिया के समान ही है दिखने में, लेकिन इसमें जो बीजाणुधानीधर है वह स्टेराइल ब्रैक्ट्स के कक्ष में, एक्सिल में पाए जाते हैं। ये स्टेराइल ब्रैक्ट है, इसके एक्सिल से निकलता है ये बीजाणुधानीधर, और लगभग 45 डिग्री के एंगल पे ये बीजाणुधानीधर पाए जाते हैं। ये ब्रैक्ट, स्टेराइल ब्रैक्ट, ये स्टेराइल ब्रैक्ट, ये स्टेराइल ब्रैक्ट, और इसके एक्सिल में, कक्ष में, ये बीजाणुधानीधर 45 डिग्री के एंगल पे। ये जो ब्रैक्ट्स हैं इनकी संख्या बीजाणुधानीधर से डबल हुआ करती थी, और ये जो ब्रैक्ट्स हैं चक्र में पाए जाते थे। पेलियोस्टेकिया कोन जो है, स्ट्रोबिलाई जो है, इसकी खासियत ये है कि बीजाणुधानीधर को जाने वाले संवहन पूल जो है वो कुछ असाधारण संरचना दर्शाते थे। ये संवहन पूल कोन के मध्य अक्ष में पाए जाने वाला मेन संवहन पूल, इसमें से संवहन पूल में से एक शाखा निकल के बीजाणुधानीधर में जाती है। ऐसे ये बीजाणुधानीधर में सीधे मुख्य अक्ष से निकलने वाला वैस्कुलर बंडल बीजाणुधानीधर में जा रहा है, लेकिन जो बीजाणुधानीधर में जाने वाला, ये स्टेराइल ब्रैक्ट में जा रहा है,
ये जो है स्टेराइल ब्रैक्ट में जाने वाला डायरेक्ट संवहन पुल, और लेकिन बीजाणुधानी दर में जाने वाला जो संवहन पुल है वो कुछ अलग संरचना दर्शाता है। बीजाणुधानी दर में जाने वाला संवहन पुल कोन एक्सिस के संवहन पुल में से निकल के कुछ दूरी तक ऊपर की ओर जाता है, जो ऊपर वाले स्टेराइल ब्रैक्ट के और निचले वाले स्टेराइल ब्रैक्ट के आधी दूरी तक ये संवहन पुल ऊपर जाके फिर नीचे मुड़ता है और फिर घूम के बीजाणुधानी में प्रवेश करता है। ये संवहन पुल निकला, ऊपर के स्टेराइल ब्रैक्ट के आधे रास्ते तक गया, फिर ये मुड़ जाता है और उसके बाद मुड़ के नीचे आके एक लूप जैसे संरचना बना देता है और फिर बीजाणुधानी दर में प्रवेश करता है। इनमें इन छत्रीनुमा बीजाणुधानी दर स्पोरेंजियोफोर्स, ये छत्रीनुमा बीजाणुधानी दर के नीचे बीजाणुधानियाँ लटकती हुई हैं जिनकी संख्या 4 होती है। तीसरे प्रकार का कूटवंश कोन सिंगुलेरिया, ये कैलेमोस्टेकिया और पैलियोस्टेकिया से बहुत अलग था। शंकु में चक्रीय पालियाँ पाई जाती थी जिसका ऊपरी हिस्सा जो है डिस्क जैसी संरचना बनाता था। ये डिस्क जैसी संरचना बनाई हुई है स्टेराइल ब्रैक्ट्स ने, और इसके आगे वाले हिस्से जो हैं, इन ब्रैक्ट्स के आगे वाले हिस्से जो हैं ये मुक्त हुआ करते थे, फ्री थे। बाकी नीचे से ये जुड़ी हुई और एक डिस्क जैसे समान संरचना बना लेते थे। बीजाणुधानी दर जो है स्पोरेंजियोफोर जो है सिंगुलेरिया के, यह ऊपर वाली स्टेराइल ब्रैक्ट्स के साथ पाए जाते थे, जबकि पैलियोस्टेकिया और कैलेमोस्टेकिया में बीजाणुधानी दर नीचे वाली स्टेराइल ब्रैक्ट से संबंधित होते थे, जुड़े हुए होते थे। जबकि सिंगुलेरिया में जो स्पोरेंजियोफोर्स हैं, ऊपर वाले ब्रैक्ट्स जो है स्टेराइल ब्रैक्ट्स, इनसे रिलेटेड होते थे, इनसे जुड़े हुए होते थे, इनसे एसोसिएटेड हुआ करते थे। सिंगुलेरिया में नीचे की ओर स्पोरेंजियोफोर से नीचे की ओर लटकती हुई 4 बीजाणुधानियाँ पाई जाती थी। 4 पेंडेंट स्पोरेंजिया हर बीजाणुधानी दर, ये बीजाणुधानी दर है, इसके नीचे ये 4 बीजाणुधानियाँ लटकती हुई पाई जाती थी। सिंगुलेरिया के समान ही और 2 फ्रक्टिफिकेशंस और 2 फलदकाय पाए जाते थे जिनकी संरचना लगभग सिंगुलेरिया जैसे थी, मेटाकेलेमोस्टेकिया और मेसोस्टेकिया। बस सिंगुलेरिया से यह बीजाणुधानी की संख्या, हर बीजाणुधानी पर उपस्थित बीजाणुधानियों की संख्या के आधार पर ये भिन्न थे। मेटाकेलेमोस्टेकिया में हर बीजाणुधानी पर केवल एक ही बीजाणुधानी पाई जाती थी, जबकि मेसोस्टेकिया में हर बीजाणुधानी पर 2 बीजाणुधानियाँ पाई जाती थी। हर बीजाणुधानी पर ईच स्पोरेंजियोफोर पे 2 बीजाणुधानियाँ पाई जाती थी। मेटाकेलेमोस्टेकिया और मेसोस्टेकिया दोनों ही रूपवंश जो हैं सिंगुलेरिया से बेसिकली स्ट्रक्चर में सिमिलर थे,
डिफरेंस केवल नंबर ऑफ स्पोरेंजिया में था। बीजाणुधानी दर में स्पोरेंजियोफोर्स में लगे हुए बीजाणुधानियों की संख्या के आधार पर इनको सिंगुलेरिया से अलग किया गया। मेटाकेलमोस्टेकिया में हर स्पोरेंजियोफोर पे एक स्पोरेंजिया, जबकि माजोस्टेकिया में हर स्पोरेंजियोफोर पे 2 स्पोरेंजिया पाए जाते थे।